योग की पाठशाला के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग हठ प्रदीपिका का जो दूसरा चैप्टर है इसका अध्ययन शुरू करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो नाड़ी शुद्धि का है, जो शुरू के करीब 16-17 श्लोकों में बताया गया है। उसके बाद वाला कंपोनेंट षटकर्म का है। षटकर्म को लेके भी काफ़ी सारी विवेचनाएं हैं। कर्म षटकम इदम गुप्त्यम, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। उसके बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम में जो अष्ट कुंभक हैं उनका क्या रिलेवेंस है, कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें उस हिस्से में आती हैं। तो अभी वाले वीडियो में हम लोग नाड़ी शुद्धि की बात करेंगे। नाड़ी शुद्धि क्यों करनी चाहिए? इसका सबसे पहला रीजन तो है कि इसमें लिखा गया है रेलेवेंस ऑफ नाड़ी शुद्धि की चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जब तक आपका जो प्राण का फ्लो है, ये प्राण का फ्लो डिस्टर्ब रहेगा, तब तक आपका जो मेंटल थॉट का प्रोसेस है वो फ्लो भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए इसको रेगुलेट करके रखिए। प्राणायाम करने से लोग बोलते हैं ना, प्राणायाम करने से सांसों पर ध्यान लगाने से सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इसको करने से चीजें सेट होती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। तो उसके लिए प्राणायाम करना जरूरी है। नाउ अगर आप नाड़ी शुद्धि करके रखते हैं तो प्राणायाम करने में ईज रहेगा, यानी आसानी से रहेगा। सबसे पहले क्या था, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुं निबोधयेत्। यानी कि आपका जो पर्सन है अगर उसको स्टेबलाइज होना है, स्टेबलाइज होने के लिए उसको नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम के पोजीशन में जाना होगा। ठीक है। और नाड़ी शुद्धि करने से ही प्राण संयम की पॉसिबिलिटी है, यानी प्राणायाम का प्री रिक्विसाइट है नाड़ी शुद्धि। ऐसे नहीं है कि प्राणायाम हम सीधे कूद सकते हैं। बिफोर डूइंग प्राणायाम वन शुड डू नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के लिए अलग अलग प्रोसेस, नाड़ी शुद्धि का पूरा प्रोसेस बताया गया है। अब कैसे करें? तो नाड़ी शुद्धि करने के लिए एज पर हठ प्रदीपिका, यहाँ मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। एज पर हठ प्रदीपिका सबसे पहले बद्ध पद्मासनम कृत्वा, यानी पद्मासन में बैठकर। सबसे पहले इसमें ये सब नहीं बताया गया है कि हाथों की कोई क्या मुद्रा बनाए नहीं मुद्रा बनाए, हठ प्रदीपिका में ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है। उसमें कहा गया आप सबसे पहले ईड़ा से श्वास भरें। ईड़ा से श्वास भरने के बाद, पूरी श्वास भरने के बाद उसको पिंगला से उसको होल्ड करें, अंतः कुंभक करें। अपनी क्षमता अनुसार अंतः कुंभक करें। जब आपको लगे कि पैल्पिटेशन हो रहा है, अब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे छोड़ देना है। हठ प्रदीपिका में साफ साफ दिया हुआ है सांस से खिलवाड़ नहीं। ठीक है। जहां आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा श्वास नहीं रोकी जा रही है, वहां पे धीरे से श्वास छोड़ देनी है फ्रॉम अपोजिट नॉस्ट्रिल। अभी हमने लेफ्ट से श्वास भरी थी, क्या बोलते हैं, ईड़ा से श्वास भरी थी। ईड़ा से श्वास भरने के बाद पिंगला से रिलीज किया था। अब पिंगला से श्वास भरिए और उसको रिलीज कर दीजिए, क्या बोलते हैं कि ईड़ा से। और केवल अंतः कुंभक करें, इसमें बाह्य कुंभक का कोई रेलेवेंस नहीं है। अब कितने दिन में हो जाता है ये? बुक के अनुसार कम से कम 3 महीने लगते हैं। ये श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10 में बताया गया कि नाड़ी शुद्धि करने के लिए यदि ये प्रोसेस तरीके से फॉलो किया गया तो 3 महीने के भीतर भीतर नाड़ी शुद्धि का प्रोसेस हो जाएगा। बुक में ये भी लिखा गया है कि जो लोग नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको मिल्क और घी, यानी दूध और घी से रिच डाइट लेनी चाहिए इनिशियल प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन धीरे धीरे इसको ये कंस्ट्रेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते 80 बार लेके जाना है, 80 टाइम्स। यानी एक राउंड में 80 बार रिपीटिशन करनी है श्वास प्रश्वास करने की विथ अंतर कुंभक। और ऐसा दिन में 4 बार करना है, यानी टोटल एक दिन में 320 बार अगर आप नाड़ी शुद्धि का ये अभ्यास करते हैं तो नाड़ी शुद्धि का ये अभ्यास आपको प्राणायाम के लिए एलिजिबल बनाएगा। ठीक है। अब क्या है, इसमें लिखा गया है कि जब आप इसको करेंगे, जब प्रोसेस शुरू होता है यानी इनिशियली, तो कनीयसी भवेत् स्वेदम कंपो भवति मध्य में उत्तमा स्थाणु आपनोति ततो वायुं निबोधयेत्। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में इसको करने पर पसीना आएगा, यानी जैसे अभी मेरे को पसीना आया हुआ है। ठीक है। ऐसे तो अभी मैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का प्रोसेस शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको पसीना आएगा। कंपो भवति मध्य में, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टेबलाइज होने के प्रोसेस में आएगी तो शरीर में थोड़ा कंपन आ सकता है, थोड़ी ट्रेम्बलिंग हो सकती है, और लास्ट में बॉडी हो जाती है स्टेबल। ठीक है। तो ये आपका उत्तम स्थाणु आपनोति, यानी जैसे जैसे प्रैक्टिस का लेवल बढ़ता रहता है
वैसे वैसे बॉडी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद और भी 2 इम्पॉर्टेंट बात इसमें नाड़ी शुद्धि के बारे में कही गई है। नाड़ी शुद्धि के बारे में ये बात कही गई है कि यदि आपने श्वास प्रश्वास के साथ खिलवाड़ किया, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्गमः, यानी कि अगर आपने अपने प्राणायाम को युक्त तरीके से किया, एप्रोप्रिएट तरीके से किया, तो सारे रोगों का क्षय हो जाता है। बेसिकली जो वात संबंधी रोग हैं, वात संबंधित रोगों का क्षय हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आपने अयुक्त तरीके से किया तो फिर से सारे रोग पैदा हो जाएंगे, नंबर 1। और इसमें लिखा गया कि क्या क्या होगा, तो हिक्का काशाच श्वाचाच, यानी कि शिरा कर्णाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपता। चूंकि पवनस्य प्रकोपता की बात कही गई तो कुछ इसमें बता दिया गया है कि हिचकी आना, ठीक है, कान में सिर में दर्द होना, उसके बाद हाँ ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गलत नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या गलत नाड़ी शुद्धि प्रोसेस या गलत नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के तहत होने वाली संभावनाएं हैं। अब मोरोवर हठ प्रदीपिका में कहीं भी अनुलोम विलोम का रेफरेंस नहीं आता है, लेकिन ज्योत्सना जो टीका लिखी गई थी ब्रह्मानंद द्वारा, उसमें अनुलोम विलोम शब्द का रेफरेंस पहली बार आया। तो ये पूरा जो नाड़ी शोधन का प्रोसेस है, नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है, नाड़ी शोधन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अनुलोम विलोम कहा जाता है। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम प्रोसेस है टेक्सुअली। अब पॉपुलर कल्चर में, पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसको लेके हम लोग अभी कोई ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना एंटी कंट्रोवर्सी आदमी हूँ। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।